हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड। प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन और आपका क्लोरमफेनिकॉल कवर कर लिया है। जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S राइबोसोम बाइंड करती थी, जो क्लोरमफेनिकॉल है 50S राइबोसोम बाइंड करती थी। अल्टीमेटली हमारा गोल केवल एक ही होता है कि हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड से। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या है कि ये आपका नेचुरल और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। मीन्स नेचुरली भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसको सेमी सिंथेटिकली लैब में भी आपके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इसको चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें अमीनो ग्लाइकोसाइड, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड नाम से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप। तो पॉलीबेसिक अमीनो ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बांड से क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अमीनो शुगर से अटैच होता है। तो हमने बताया यहाँ पे कि या तो ये नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेचुरली ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जिस स्ट्रेप्टोमाइसिन हम ऑब्टेन करते हैं सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से। तो सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, सुप्रामाइसिन, नियोमाइसिन, जितनी माइसिन की ड्रग हैं सब आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो अगर हम बात करें कि जो आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इसके कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो पहला चीज़ है कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये सल्फेटेड फॉर्म में होती हैं। अगर ये सल्फेटेड फॉर्म यूज करते हैं तो इसका एक रीज़न है कि इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका जो है ये सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है। अब सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसे ओरली हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरा चीज़ देखिए कि जितनी भी ड्रग हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की, ये क्या होती है, अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। मीन्स बैक्टीरिया को टोटली क्या करती हैं, किल करती हैं। तो अब बैक्टीरिया किल करती हैं तो दूसरा चीज़ क्या है कि ये एल्कलाइन पीएच में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका मतलब जब पीएच ज़्यादा बढ़ेगा, पीएच ज़्यादा बढ़ेगा, 7 to 14 क्या होता है, बेसिक होता है। जब 7 से ज़्यादा होगा, अल्कलाइन पीएच आएगा, उस समय इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। इसका मतलब है उस कंडीशन में अमीनो ग्लाइकोसाइड का जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या करता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। हमारा कहने तात्पर्य ये है कि जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड लेते हैं वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। चाहे वो क्या करेंगे, ये साइड बाइंड करने, अमीनो साइड ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड नहीं करने देते हैं, या उसको दूसरे साइड पे चेंज नहीं होने देते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, या उसकी हम मिसरीडिंग करा दें। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जितने भी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट में बहुत एक्टिव है। तो ये भी क्या है कि आपका ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। दूसरा एरोबिक बैसिलाई। एरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपकी बैक्टीरिया जो ग्रोथ करती हैं और ग्राम नेगेटिव हैं उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद क्या है कि इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनकी नैरो है। इसका मतलब है कि ये ड्रग पोटेंट हैं, इनको बहुत कम अमाउंट यूज किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट यूज करेंगे टॉक्सिटी ज़्यादा होती है। देखिए वो समझिएगा यहीं पे कि अगर हम बात करें एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैसिलाई को किल करती है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ई कोलाई हो सकती है, प्रोटियस हो सकती है, यार्सेनिया हो सकती है, और कॉलरा हो सकता है, और सीडोमोनास हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब म्यूटेशन होता है, जब म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब अमीनो ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो हमें बॉडी में इफेक्ट कम मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जब अमीनो ग्लाइकोसाइड पोर के थ्रू अंदर जाता है, पेरीप्लाज्मिक एरिया में पहुंचता है, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रांसपोर्ट होकर अंदर जाता है, जहाँ पे ये मिसरीडिंग करता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग कम हो जाती है, वहाँ पे अफेक्ट होने लगता है। जब अब बाइंडिंग कम होगी, क्यों बाइंडिंग कम हो, क्योंकि वहाँ पे जो बैरियर क्रॉस कर रहा है, ये बैरियर भी क्या करता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। अब अमीनो ग्लाइकोसाइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ऑलिबिलिटी नहीं होगी। अगर ऑलिबिलिटी नहीं होगी तो रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं होगी। ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की।
मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है। अब आप कहेंगे कि सर टेट्रासाइक्लिन भी 30S राइबोसोम बाइंड करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आएगा? जब आपका कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई पूछेगा तो वहाँ पे एक ड्रग देखा तो वहाँ पे 2 30S राइबोसोम नहीं देगा। पहला चीज़ है कि अमीनोग्लाइकोसाइड देगा, टेट्रासाइक्लिन देगा। अमीनोग्लाइकोसाइड में अगर देगा तो भी स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिन देगा। अगर अमीनोग्लाइकोसाइड की बाइंडिंग की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड 3 जगह बाइंड करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S राइबोसोम बाइंड करता है और एंटीबायोटिक 30S एंड 50S के डिफरेंट साइट पे बाइंड करते हैं। अब कुछ इसके एंटीबायोटिक हैं जो क्या करते हैं 30S और 50S के इंटरफेस पे बाइंड करते हैं। इसका मतलब है ये 30S राइबोसोम बाइंड करता है, 30 to 50S के डिफरेंट साइट पे बाइंड करता है। और तीसरा क्या होता है कि ये 30S और 50S के क्या होता है इंटरफेस पे बाइंड करता है। अब जब एंटीबायोटिक यहाँ बाइंड करता है तो बाइंडिंग करने के बाद क्या करता है कि ये इनिशिएशन जो होता है उनको फ्रीज कर देता है। इनिशिएशन को फ्रीज कर देता है, पॉलीसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है और मिस रीडिंग हो जाती है मैसेंजर आरएनए। अब मिस रीडिंग अगर मैसेंजर आरएनए की हो रही है इसका मतलब है कि कोडॉन और एंटी कोडॉन का जो तालमेल होता है, जो उनकी एक दूसरे से कोडिंग होती है, वो कोडिंग नहीं होगी। अब कोडिंग नहीं हो रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्टर साइट्स है, ये आपका पी साइट्स है। यहाँ पर क्या है कि जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या करते हैं इंटरफेस पे बाइंड करते हैं। तो ये आपका हो गया अमीनोग्लाइकोसाइड। तो अमीनोग्लाइकोसाइड इंटरफेस पे बाइंड कर रहा है, मीन 30S और 50S पे भी बाइंड करता है। तो क्या करता है कि इनिशिएशन को फ्रीज कर देता है, मिस रीडिंग कर देता है और पॉलीसोम फॉर्मेशन को भी इनहिबिट कर देता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले मैकेनिज्म लिखने के लिए तो आप यही लिखेंगे बाइंड डिफरेंट साइट ऑन 30S एंड 50S राइबोसोम एंड इंटरफेस फ्रीजिंग इनिशिएशन एंड पॉलीसोम फॉर्मेशन एंड मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिज्म में कैसे काम करता है तो सबसे पहले क्या है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स आपके जो बैकग्राम नेगेटिव बैसिलाई हैं उनके सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है पोर आयन जो आपका चैनल होता है, जिससे पोर आयन जो होता है जो चैनल है उसके थ्रू क्या करता है कि ये मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है। अब मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है तो आपका पड़ता है पेरीप्लाज्मिक एरिया में पहुंचता है। पेरीप्लाज्मिक एरिया में क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलते हैं। ये क्या करते हैं कि उसको थ्रू क्या करते हैं कि ये पहुँचते हैं न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस पहुंचते हैं तो वहाँ राइबोसोम्स बाइंड करते हैं, राइबोसोम्स बाइंड करते हैं तो वहाँ मिसरीडिंग कर देते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड लेंगे, आप क्या करेगा पेनिट्रेट टू सेल मेम्ब्रेन रीच इन द पेरीप्लाज्मिक एरिया। अब पेरीप्लाज्मिक एरिया में पहुँच गया तो वहाँ से क्या होगा रीच इन द न्यूक्लियस बाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से आ गया। उसमें जैसे ही पहुंचता है कहाँ पे न्यूक्लियस में लिखिएगा बाइंड टू द राइबोसोम। अब यहाँ पे बाइंड टू द राइबोसोम किस बाइंड से 30S राइबोसोम, हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर रहे हैं। अब 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद आप लिखेंगे कैसे कि क्या करता है, पहला चीज़ है मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की मिस रीडिंग कर देता है। दूसरा चीज़ क्या करता है कि नए अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर देता है। मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए इनकॉर्पोरेट न्यू अमीनो एसिड अल्टीमेटली डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप नीचे एरो लगा के लिखेंगे दिस कॉजेज बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। तो ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आपका यहाँ पे शो करता है। तो हमने बताया कि आपका जो मैकेनिज्म है 30S राइबोसोम बाइंड करता है, कुछ ड्रगें 50S राइबोसोम बाइंड करती हैं। हमने बताया कुछ ड्रगें इनकी क्या होती हैं इंटरफेस पे बाइंड करती हैं, मीन बीचों बीच बाइंड करती हैं जो 30S और 50S का होता है। तो अल्टीमेटली इनका जो गोल है वो आप फ्लो चार्ट में लिखिएगा, मिसरीडिंग करती हैं, प्रोटीन मिसरीडिंग करेंगी, नए अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर देंगी, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट हमें मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिसिटी है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। तो एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ऑटोटॉक्सिसिटी अगर हम लोग देखें, ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स होता है कि जब ड्रग कॉक्लियर और वेस्टिबुलर डैमेज करने लगे,
ये कैसे करती हैं? जब हम लोग ड्रग लेते हैं तो क्या करता है कि लेबारिंथ जो फ्लूइड है उसमें स्टोरेज हो जाता है। जब लेबारिंथ में स्टोरेज हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि यहीं पे कॉक्लियर और वेस्टिबुलर डैमेज करती हैं। तो सबसे ज़्यादा अमीनोग्लाइकोसाइड जो पूछा जाता है कि इन अमीनोग्लाइकोसाइड के जो साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको देना है ऑटोटॉक्सिटी है। मेजर जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ द ऑटोटॉक्सिटी है। उसके बाद है नेफ्रोटॉक्सिटी। ऑटोटॉक्सिटी में हमने बताया कि आपको क्या है, लेबारिंथ में, फ्लूइड लेबारिंथ में क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है, वहीं पे क्या करता है, ये डैमेज करता है। तो इस यहाँ पे जैसे जो हम लोग यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड का जो भी ईयर ड्रॉप लेते हैं तो वहाँ पे एक है कि ये कॉक्लियर और वेस्टिबुलर डैमेज क्रॉस करता है। अब हम बात करते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी। नेफ्रोटॉक्सिटी में क्या होता है कि जब हम लोग ड्रग लेते हैं, खास करके एल्डरली पेशेंट में जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़ है, उस कंडीशन अगर हम लेते हैं तो क्या करता है, इसका डिपोजिशन हो जाता है किडनी में। डिपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे GFR कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक। वहाँ पे अब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगी, ड्रग की ऑटोमेटिकली किडनी में स्टोरेज होने लगेगा। अब किडनी में स्टोरेज हो रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, वहाँ पे टॉक्सिटी काज करता है। तो ये और दूसरा चीज़ है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो यूरिन कंसनट्रेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यूरिन कंसनट्रेट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करता है कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिटी काज करता है। तीसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करते हैं कि आपका स्केलेटल मसल में जो होता है कि स्टाइलकोलिन, उसके रिलीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। अब स्टाइलकोलिन का रिलीज़ नहीं होगा तो एनएम रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं होगी, एनएम रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं होगी तो जो मसल वो कंट्रैक्ट नहीं होंगी। इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड स्टाइलकोलिन के रिलीज़ को, नर्व जो एंडिंग है वहाँ से स्टाइलकोलिन के रिलीज़ को नहीं होने देती हैं। स्टाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी और यहाँ पे आपका क्या होगा, पैरालिसिस होने लगता है। मीन्स आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती। अब बात करते हैं इसके कि एक ड्रग आपकी नियोमाइसिन है। अब नियोमाइसिन क्या है, सिस्टेमिक टॉक्सिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं। या फ्रेमाइसिटिन, नियोमाइसिटिन, ये क्या है, नियोमाइसिन, ये क्या है, इनकी सिस्टेमिक टॉक्सिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या इसको हम लोग टॉपिकली यूज करते हैं। अब बात करते हैं किस कंडीशन में हम लोग अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं यूज करेंगे। तो अमीनोग्लाइकोसाइड किस यूज नहीं करेंगे? पहला चीज़ है प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं यूज करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड। दूसरा चीज़ है कि ऐसे पेशेंट जिसमें किडनी डिजीज़ पहले से हो, डायबिटिक इफेक्ट शो कर रहा है, वहाँ पे ऐसे पेशेंट को या ऐसी जब ड्रग चल रही पेशेंट को, उस कंडीशन में भी अमीनोग्लाइकोसाइड यूज नहीं करेंगे। तीसरा चीज़ है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक, आपको अगर किसी के पास किडनी की डिजीज़ चल रही है, ठीक है, या उसको मसल प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसको एवॉइड करना है। क्योंकि क्या करता है कि ये ब्लॉकेड इफेक्ट देगा तो यहाँ पे पोटेंशिएशन हो जाएगा, उसको और डिजीज़ की प्रॉब्लम होने लगेगी। दूसरा चीज़ है कि जो हमने बताया प्रेगनेंसी केस में, इसमें क्या होता है कि फिटस एबनॉर्मेलिटीज़, फिटस ऑटोटॉक्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स कहीं भी उसको हो सकता है कि ईयर का डेवलपमेंट ना हो या ईयर डैमेज होने लगे नियोनेट्स का, जो बाद में बच्चा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रेगनेंसी केस में अमीनोग्लाइकोसाइड का यूज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अमीनोग्लाइकोसाइड कहाँ से मिलता है, अमीनोग्लाइकोसाइड से क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा मैकेनिज़्म क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई एरोबिक माइक्रोब्स को किल करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा टॉक्सिसिटी, इसके मेजर साइड इफेक्ट जो पूछे जाएगा वो है ऑटोटॉक्सिटी मेजर, दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिटी। ये दो साइड इफेक्ट इसको आप याद रखिएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रिकॉशन, किस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, नियोमाइसिन ऐसी ड्रग है जो टॉपिकली अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग ओरली ऐसे नहीं लेते से, क्योंकि इसकी सिस्टेमिक टॉक्सिटी ज़्यादा होती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिक ड्रग हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होती हैं। ये आपके जीपैट या ऐसे भी एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे नियोमाइसिन हो गया और कैनामाइसिन हो गया, बहुत सी ड्रगें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।